हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्यू सॉल इन्फो। मैं आप सभी के लिए हिंदी AECC अर्थात हिंदी भाषा संप्रेषण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और ये हमारा क्वेश्चन 3rd है। मैंने क्वेश्चन 1 और 2 करवा दिए हैं। अगर आपने 1 और 2 क्वेश्चंस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहे टाइम टू टाइम। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं ताकि मैं जितने भी पॉइंट्स बोलते जाऊं वो आप लोग लिखते रहें। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन 1 और 2 करवा दिए हैं। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है, संप्रेषण के माध्यम के रूप में एकालाप, संवाद तथा सामूहिक चर्चा माध्यमों में साम्य वैषम्य लिखिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनो तभी आंसर लिखना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो आंसर भी समझ नहीं आएगा। तो संप्रेषण में ना एकालाप, संवाद तथा सामूहिक चर्चा के बारे में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? अब आप इसका आंसर लिखिए। तो आप लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। संप्रेषण के लिए अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे लैटिन भाषा में कम्युनिज कहते हैं। कम्युनिज शब्द का अर्थ होता है जानना, समझना। ठीक है, कम्युनिज शब्द को कॉमन शब्द भी कहा जाता है। संप्रेषण का अर्थ है किसी विचार या तथ्य को कुछ व्यक्ति के सामने कॉमन बना देना। इस प्रकार संप्रेषण या संचार शब्द से आशय है तथ्य, सूचना, विचारों आदि को भेजना या समझना। इस प्रकार संप्रेषण एक दीर्घगामी प्रक्रिया है जिसके लिए आवश्यक है कि यह संबंधित व्यक्तियों तक उसी अर्थ में पहुँचे जिस अर्थ में संप्रेषणकर्ता ने अपने विचारों और भावनाओं को भेजना चाहता है। ठीक है, समझ आया इतना? यदि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश वाहक द्वारा भेजे गए संदेश को उस रूप में ग्रहण नहीं करता है तो संप्रेषण पूरा नहीं माना जाएगा। अतः संप्रेषण का अर्थ विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना है कि वह उसे जाने और समझ सके। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। एक विद्वान थे एडविन बी फिलिपो। इनके अनुसार संदेश संप्रेषण या संचार अन्य व्यक्तियों को इस तरह प्रोत्साहित करने का कार्य है जिससे वह किसी विचार का उसी रूप में अनुवाद करे जैसा कि लिखने या बोलने वाले ने चाहा है। अतः संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान चलता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। अब आप लोग संप्रेषण के माध्यम में एकालाप के बारे में लिखिए। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। कोई भी भाव या विचार सर्वप्रथम व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ही उठता है। मन ही मन में अपने इस विचार पर चिंतन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यही एकालाप है। अंग्रेजी में इसे मोनोलॉग कहते हैं। यह व्यक्ति स्वयं ही वक्ता के श्रोता होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं चिंतन, मनन, तर्क आदि स्वयं से करता है। ठीक है, तो ये हो गया एकालाप का डेफिनेशन। अब आप लोग एकालाप के 2 रूप के बारे में जानिए। तो इसके 2 रूप है। पहला है स्थिर और दूसरा है गद्यात्मक। तो आप लोग स्थिर एकालाप के बारे में लिखिए। स्थिर एकालाप में वक्ता किसी एक विचार बिंदु तक ही सीमित रहता है। ठीक है, समझ आया? और गद्यात्मक एकालाप, इसकी डेफिनेशन लिखिए। गद्यात्मक एकालाप में वक्ता स्वयं से ही सवाल व जवाब करने लगता है, खुद से ही क्वेश्चन करता है और खुद ही से आंसर भी देता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, समझ आया ये? अब आप लोग इसकी एक
उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि एक व्यक्ति सोचता है कि वह अपने बेटे के स्कूल जाएगा और अपने बेटे के बारे में अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेगा, परंतु कुछ देर बाद उसे ध्यान आता है कि मुझे कल ऑफिस में ज़रूरी काम है, तो मैं अपने बेटे के स्कूल कल चला जाऊंगा। तो इसमें एक व्यक्ति पहले खुद ही क्वेश्चन करता है और फिर खुद ही आंसर देता है। समझ आया ना? इससे और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अब एक विद्वान थे, उन्होंने संप्रेषण के बारे में अपना कुछ मत दिया एकालाप में कि एकालाप क्या है। उनका नाम है डॉक्टर अमर सिंह वर्धान। उन्होंने बताया कि कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब वह अकेला अपने आप से विषय और एक विषय पर चिंतन करता है, मनन करता है, तर्क वितर्क करता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में भी संप्रेषण प्रक्रिया घटती है, उन्होंने ये बताया। ठीक है। तो अब आप लोग संवाद के बारे में लिख लीजिए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह के मध्य मौखिक बातचीत की क्रिया संवाद कहलाती है। अंग्रेजी में इसे डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने होते हैं। संवाद की भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक एवं उत्साहवर्धन होनी चाहिए। संवाद में छोटे छोटे और चुस्त वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए ताकि संवाद निराशापूर्ण न हो और उबाऊ न हो। संवाद के इस माध्यम के अंतर्गत संप्रेषण कभी वक्ता तो कभी श्रोता की भूमिका निभाता है और इसे मुख्य बात है कि श्रोता तुरंत सूचना से संबंधित जानकारी प्राप्त अपनी जिज्ञासा एवं शंकाओं का समाधान कर पाता है। ठीक है, समझ आया? तो ये था हमारा डेफिनेशन। संवाद दो प्रकार के होते हैं, प्रतिपाद एवं शैली की दृष्टि। तो प्रतिपाद में भी दो होते हैं संवाद, एक स्थिर और दूसरा गद्यात्मक संवाद। स्थिर संवाद की डेफिनेशन लिखिए। स्थिर संवाद में वक्ता और श्रोता की स्थिति स्थिर रहती है। मुख्य भूमिका वक्ता का रहता है, श्रोता सिर्फ सुनता रहता है। एक इसका उदाहरण लीजिए आप लोग। जैसे कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा होता है और अध्यापक मतलब कि हम सब सुन रहे होते हैं। ठीक है। और एक और उदाहरण ले लीजिए। जैसे किसी सभा में नेता भाषण दे रहा होता है और हम सब उसकी भाषण सुनते रहते हैं। ठीक है। अब इसी के विपरीत हो गद्यात्मक संवाद। गद्यात्मक संवाद में वक्ता और श्रोता की स्थिति क्रमशः वक्ता और श्रोता और वक्ता के रूप में परस्पर बदलती रहती है। इसमें आपस में बदलती रहती है। कभी एक उदाहरण ले लीजिए। कभी हम किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो हम कुछ बोलते हैं तो वो आंसर देता है, वो कुछ बोलता है तो हम आंसर देते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा प्रतिपाद गद्यात्मक शैली। अब आप लोग शैली की दृष्टि के बारे में लिखिए। शैली के दृष्टि में ना दो भेद दिखाई देते हैं, दो रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक संवाद, इसकी डेफिनेशन लिखिए। मौखिक संवाद में मुख से बोला गया वाक्य मौखिक संवाद कहलाते हैं। ये सांकेतिक रूप से भावाव्यक्त भी हो सकते हैं। ठीक है। इस तरह के संवाद में एक तरह की अनौपचारिकता विद्यमान रहती है। समझ आया? अब लिखित संवाद के बारे में लिखिए। लिखित संवाद में एक तरह की औपचारिकता रहती है। यह ज़्यादातर स्थिर एवं संबद्ध स्पष्ट रहते हैं। मतलब कि लिखित जो संवाद होता है ना, उसे हम अभी भी पढ़ सकते हैं, 4 दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, उसे कभी भी उठाकर हम पढ़ सकते हैं। तो ये लिखित संवाद कहलाता है। ठीक है। एक मीडिया विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया है कि उनका नाम है विल्बर श्रेम। उन्होंने बताया कि परिवेश ज्ञान
आस्था तथा अन्य जानकारी संदेश के प्राप्तकर्ता का अनुभव क्षेत्र में निर्मित करते हैं। संप्रेषण की संवाद प्रक्रिया में व्यक्ति अपने संदेश द्वारा समाज की मनन स्थिति का ही निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, इसका भी आप लोग एक उदाहरण ले लीजिए। दो व्यक्ति के मध्य विचार विनिमय, ये पहला उदाहरण था। दूसरा, कक्षा में अध्यापक और छात्राओं के मध्य बातचीत। ठीक है, ये दूसरा था। तो इसमें आप प्रतिपाद एवं शैली की दृष्टि पढ़ी और प्रतिपाद में स्थिर संवाद और गद्यात्मक संवाद के बारे में पढ़ा और शैली की दृष्टि में मौखिक संवाद और लिखित संवाद के बारे में पढ़ा। ठीक है, और एक विशेषज्ञ के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया कि संवाद क्या है। अब आप लोग सामूहिक चर्चा के बारे में लिखिए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन लिखिए। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब सामूहिक रूप से किसी विशिष्ट विषय पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो इसे सामूहिक चर्चा कहा जाता है। सामान्यतः समूह के सभी सदस्यों के एक समान उद्देश्य होने चाहिए जिनकी प्राप्ति के लिए वे सभी मिलकर प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत समस्याओं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मौखिक चर्चा करके किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर निर्णय लिया जाता है। इसमें प्रत्येक भागीदार को सोचने, विचारने एवं अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। सामूहिक चर्चा की सफलता के लिए सर्वप्रथम समूह के सदस्य को चर्चा के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। सदस्यों का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। सभी सदस्यों की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। एक दूसरे को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए तथा सहजता व सहनशीलता के साथ अपने विचार रखने चाहिए और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए उचित निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो ये था हमारा डेफिनेशन। अब आप लोग सामूहिक चर्चा की शर्तें लिखिए। पहला है, सामूहिक चर्चा की सफलता के लिए सर्वप्रथम समूह के सदस्यों को चर्चा के उद्देश्य स्पष्ट हो। दूसरा है, समूह के सदस्यों का व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए। तीसरा है, समूह के सदस्य निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में तमाम प्रसंगों पर भली भांति विचार विनिमय करते हैं। इसके लिए सभी सदस्य सक्रिय रूप से अन्य सदस्यों की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और बिना पूर्वाग्रह एवं बिना किसी संकोच की अपनी बात रखनी चाहिए। फोर्थ है, सामूहिक चर्चा के समय सभी सदस्यों में परस्पर सौहार्दता एवं सहनशीलता में अपने विचार रखने चाहिए। ठीक है। फिफ्थ है, सामूहिक चर्चा के दौरान सभी सदस्यों को चाहिए कि वे प्रत्येक सदस्य के विचारों को सुनें और आलोचनात्मक रूप से अपने विचारों को रखें और उचित निष्कर्ष निकालें। ठीक है, तो ये था हमारा सामूहिक चर्चा की शर्तें। अब आप लोग सामूहिक चर्चा के उद्देश्य के बारे में लिखिए। सामूहिक चर्चा का उद्देश्य होता है समूह के सदस्यों के विचारों के आदान प्रदान के द्वारा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आ रही बाधाओं का निराकरण करना। सामूहिक चर्चा में समूह के सदस्य एक तरह से विशेष विशेषज्ञ होते हैं। तो ये था हमारा उद्देश्य कि सभी को मिलजुल कर बात करना है। ठीक है, अब आप लोग एक उदाहरण लिख लीजिए सामूहिक चर्चा का। सामूहिक चर्चा के लिए समूह के लोगों को सूचित करना कि किसी दिन कहाँ पर और किस समय पर किस उद्देश्य से मिलकर उन्हें सामूहिक चर्चा करनी है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा की पूर्व पृष्ठभूमि के रूप में सदस्यों के समक्ष लिखित रूप में इसे पूर्व की बैठक की कार्यवाही और निर्णय की जानकारी होनी चाहिए ताकि समय की बचत हो और उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके तुरंत। ठीक है,
तो ये था हमारा उदाहरण। तो आपने सामूहिक चर्चा में शर्तें पढ़ी और इसका उद्देश्य पढ़ा। शर्तें में पढ़ा है कि भाई हाँ, सबको पता होना चाहिए कि क्या हमारा सामूहिक चर्चा का टॉपिक है, और सभी को बोलने की स्वतंत्रता होती है, और सभी के बारे में अच्छे से ध्यान से सुने और फिर कोई बात बोले। ठीक है। और उद्देश्य था कि सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत कर सके और व्यक्तिगत संबंध बना सके। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।